छात्रों, पार्ट थर्ड इतिहास ऑनर्स के हमारे सभी छात्र, मैंने कल फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में दार्शनिकों की भूमिका पर आपको मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और सबसे अंतिम कड़ी में कल मैंने रूसो के बारे में आपको बताया था। दार्शनिकों की क्या भूमिका रही, आज के वर्ग में हम आपको यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि फ्रांस की क्रांति के कारणों में एक कारण दार्शनिकों की भूमिका थी, जिसे मैंने तात्कालिक कारणों के श्रेणी में रखा था। लेकिन बार बार हम आपको बतला रहे हैं कि क्रांति के समय दार्शनिकों के और लेखकों के, विचारकों के जो लेखन थे उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और हमने आपको सामान्य से अलग रखने के लिए उसे तत्कालिक कारणों में रखा था। आज हम उसको फ्रांस के कारणों में कैटेगराइज कर रहे हैं। ये सब कारण थे और उसमें एक दार्शनिक कारण भी था। तत्कालिक कारण और बचे हुए कुछ दार्शनिकों के नाम आपको हम आज के क्लास में बतलाएंगे और तब फ्रांस की क्रांति के कारणों की पूर्णता आप प्राप्त कर लेंगे। तो आज के वर्ग का हमारा दो महत्वपूर्ण अवयव है। एक फ्रांस की क्रांति के कारणों में जो ये सामान्य कारण है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, दार्शनिक, और जिसे हमने तत्कालिक कारणों में रखा था उसमें हमने इन विचारकों के कारणों को रखा, लेकिन उसको हम फिर इस ओर ले आते हैं, यानी फ्रांस की क्रांति के कारण जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इसमें जो काउजेस थे उसमें एक काउजेस था पॉलिटिकल, दूसरा सोशल, तीसरा रिलीजियस और ओल्ड रिजिम, बल्कि इसी को 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए और इसको 5 कर दीजिए। फिलॉसफिकल, ये और एक इमीडिएट काउजेस जो है, इमीडिएट काउज इसमें हमने जब आपको प्रारंभिक में स्थिति में जब कारणों को रखा था तो इसमें हमने इस कारण को रखा था, फिलोसफिकल को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन इमीडिएट काउज पर आज हम चर्चा करेंगे और फिलोसफर्स के बारे में हमने जो चर्चा की उसमें 2 और नामों की चर्चा हम आपको करते हैं और ये 2 नाम हैं दिदरो, यानी दिदरो। दूसरे वर्ग के जो दार्शनिक थे उसमें दिदरो का नाम काफी चर्चित रहा है फ्रांसीसी क्रांति में, और ये जो बृहद ज्ञान कोश का संकलन दिदरो ने किया, बहुत विभिन्न रचयिताओं के किताबों का संग्रहों का संकलन जो दिदरो ने किया, एनसाइक्लोपीडिया इसकी महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें विभिन्न लेखकों के विचारों का संकलन है। और उस संकलन में उसने फ्रांस के चर्च, राजा की निरंकुशता, सामाजिक असमानता
आर्थिक असंतोष का इतना बृहद वर्णन किया है, भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र का इतना स्पष्ट वर्णन किया है कि वह क्रांति के लिए एक बहुमूल्य सामग्री प्रस्तुत करता है। यह भी एक विचारक था, एक वर्ग का। और दूसरा हम क्वेस्ने का नाम क्वेस्ने का नाम हम लेते हैं। दूसरा विचारक दूसरे वर्ग का, ही इकोनॉमिस्ट था। ये इकोनॉमिस्ट था। इसका मानना था कि फ्रांस में जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, इससे फ्रांस की स्थिति कभी बेहतर नहीं होगी, राजा की निरंकुशता समाप्त नहीं होगी। यह मुक्त व्यापार का समर्थक था, और जो यहाँ के जनता से चुंगी लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, व्यापारियों से जो टैक्स लिया जाता था, उसका वह विरोध करता था। यानी प्रबुद्ध जन सामान्य वर्ग में जो व्यवसायी वर्ग थे, जो व्यापार करते थे, उस वर्ग के प्रति इसका समर्थन था। और इसका मानना था कि चाहे कितने ही यह निरंकुश राजतंत्र अर्थ व्यवस्था के सुधार का प्रयोग कर ले, लेकिन यह मुक्त व्यापार अगर नहीं होगा, व्यवसायियों से पर इतने अधिक टैक्स नहीं लिए जाएंगे, तभी आर्थिक आधार का निराकरण हो पाएगा, आर्थिक आधार फ्रांस का सबल हो पाएगा। तो ये मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, दिदरो, क्वेस्ने के अलावा भी कुछ अन्य ऐसे विचारक थे जिसका हम आपको नाम बतला देते हैं। ये विचारक थे हेल्वेटियस। ये विचारक थे। आपको उसके बाद मेवली थे, एलम्बर्ट थे, फिर थे मेवली, मतलब बहुत सारे ऐसे विचारक थे। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या फ्रांस में जो क्रांति हुई वह दार्शनिकों के चलते क्रांति हुई? तो यद्यपि यह सही है, यह प्रश्न बार बार उठता है कि क्या फ्रांस में जो क्रांति हुई दार्शनिकों के चलते हुई? यह प्रश्न भी आपके सामने पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि क्या दार्शनिकों के चलते क्रांति हुई? आप इसका विश्लेषण करें, इसकी समीक्षा करें, तो आप निश्चित रूप से दार्शनिकों के उन योगदानों को, उन लेखनों को, उन विचारों को आप प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न है और उसका रिव्यू आपको करना है, तो आप लिखेंगे कि यह सच है कि दार्शनिकों के विचारों ने फ्रांस में उथल पुथल मचा दिया, लेकिन क्रांति फ्रांस में जो हुई वह क्रांतिकारी परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने से हुई, जैसा कि डेविड थॉमसन कहता है, जैसा कि सीडीएम कैटेलवी कहते हैं, जैसा कि हेजन कहता है। हेजन क्या कहता है, सातोप्रिया क्या कहता है कि भौतिक दुख और राजा की निरंकुशता। कोई कहता है क्रांतिकारी परिस्थिति, माने सभी वर्गों में, चर्च की भ्रष्टता हो, सामाजिक असमानता हो, या आपको सामंतों का विशेषाधिकार हो, या जनमानस का शोषण हो, उसको तिहरे टैक्स देने पड़ रहे हो, राज्य का कर भी देना पड़ता है, चर्च का भी कर देना पड़ता है, विशेषाधिकारों का कर देना पड़ता है, बेगार, अर्धदास, और मतलब कुल मिलाकर फ्रांस में दार्शनिकों के मत ने, उनके विचारों ने क्रांति के पूर्व हलचल मचा दी। सभी लोगों को एक दूसरे से वाद विवाद करने का एक ऐसा मौका दिया जो तथ्यात्मक था, तर्क संगत था। लेकिन आप इसे सीडीएम कैटेलवी का विचार
यह कहता है, सही स्थितियां क्या है कि कैटेलवी यह कहता है कि फ्रांस में तत्कालीन समय में सच तो यह है कि क्रांति के अवसर पर फ्रांस असंतोष, अविश्वास, वर्ग संघर्ष, संदेह, घृणा, शिकायत, रोष, ये अनुदारता और स्वतंत्रता, यानी कैटेलवी क्या कहता है कि क्रांति के समय में फ्रांस में असंतोष, अविश्वास, वर्ग संघर्ष, संदेह, आपको शिकायत, रोष, अनुदारता और स्वतंत्रता का ऐसा समानता का ऐसा संगम प्रस्तुत करता है, ऐसा मिश्रण प्रस्तुत करता है जो क्रांतिकारी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। तो कुल मिलाकर फ्रांस में जो क्रांति हो रही है उसमें सबसे अधिक अगर कोई उत्तरदायी है तो लुई 16वां उत्तरदायी है। अगर उसमें विवेक होता, अगर उसमें बुद्धि होती, अगर उसमें चतुराई होती, अगर उसमें दृढ़ संकल्प होता तो क्रांति नहीं होती या काल के गाल में समा जाती या क्रांति का समय टल जाता। लेकिन आप देखते हैं कि लुई 16वां जब राज सिंहासन पर बैठता है तो कहता है कि हे, अरे मेरे सिर पर तो पहाड़ गिर पड़ा है, हे ईश्वर हमें इससे उबारो, क्योंकि हमें इसके पहले वाली पीढ़ी ने कुछ नहीं सिखाया है। ये उसकी कमजोर इच्छा शक्ति का प्रतीक है कि वो पहाड़ क्या गिरा है उस पर। अरे कोई राजा जो प्रजा के साथ कल्याणकारी होगा वह अपने उत्तरदायित्व को चुनौतीपूर्ण लेगा, लेकिन वह पहले कहता है कि हम पर पहाड़ गिरा हुआ है और उसकी कायरता, उसकी कम निर्बल इच्छा शक्ति वहीं स्पष्ट होती है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू है कि वर्साय के शीश महल में उसकी जो रानी है, जो कि जोसेफ की बहन है, प्रसा के राजा की बहन है और मारिया महारानी की बेटी है, और उसके गुलाबी रंग और नीले आंखों के सिवा लुई 16वें को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। रानी एंटोइनेट कहते उसका नाम है, उसका नाम हम लिखवा देते हैं आपको। ये रानी है उसकी, इसकी गुलाबी आंख, नीली आंख और गुलाबी रंग के सिवा राजा को कुछ नहीं वर्साय के शीश महल में 16वां को दिखाई पड़ता है। अगर वह कोई सुधारवादी कदम उठाता भी है, जैसे कोई प्रजा के लिए कोई कदम उठाता भी है, तो उसको उस रानी के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और इसका स्पष्ट उदाहरण है कि 16वां लुई आर्थिक सुधारों का जब प्रयास कर रहा है, वैसी स्थिति में जो सुधारवादी उसके मंत्री हैं, चाहे ये मंत्री नेकर हो, तुर्जो हो, कैलोन हो, नेकर हो, तुर्जो हो, कैलोन हो, ये सब उसके अर्थशास्त्री आर्थिक सुधार के मंत्री हैं। इसको रानी के कहने पर या उसके दबाव में परिचित किया जाता है, क्योंकि राजा शाही खर्च या फ्रांस के आय का निर्धारण व्यय के अनुसार होता है। ऐसा नहीं है कि व्यय के अनुसार कितना हमारा एक्सपेंडिचर है, कितना हमारा एक्सपेंस है, इसके अनुसार आय का निर्धारण नहीं किया जाता है। जो खर्च है उसके अनुसार इसका निर्धारण होता है। तो और इन चीजों के अलावा अगर लुई ऐसा नहीं होता, एक कारण ये है कि क्रांतिकारी परिस्थितियां हैं जिसको लुई 16वें ने पैदा किया है। दूसरा कारण है कि
इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद जो संसदीय परंपरा और विधायिका के द्वारा राजतंत्र के प्रतिकूल जनतंत्र की रक्षा के लिए जिस प्रणाली को अपनाया गया उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। इंग्लैंड के संसदीय और विधायी और प्रशासनिक क्रियाकलापों का भी प्रभाव पड़ रहा है फ्रांस की जनता पर। एक और प्रभाव है अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, जो 76-77 में 1776-77 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका को स्वतंत्रता मिलती है। फ्रांस के लोग यह मानते हैं, कॉलोनी उनका अमेरिका में भी है, कि जब अमेरिका को हम स्वतंत्र करा सकते हैं, अमेरिका की स्वतंत्रता में मेरी भागीदारी है, तो हम फ्रांस में क्यों नहीं स्वतंत्रता का बिगुल उठा सकते हैं और फूंक सकते हैं। और यह मस्तिष्क में सैनिकों के आ रहा है बात, और सेना में यह जब मंशा हो तब आप सोच सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्रांतिकारी परिस्थितियों के पैदा होने के कारण आपसी असंतोष, अविश्वास, वर्ग संघर्ष, संदेह, घृणा, विशेषाधिकार के प्रति प्रतिक्रिया और बहुत सारे सैनिक रोष, प्रबुद्ध मध्यम वर्गीय की प्रतिक्रिया, उसके रोष और सबसे अधिक लुई 16वां का गैर उत्तरदायित्व होना क्रांतिकारी परिस्थितियों को जन्म देता है और फ्रांस में क्रांति होती है। दार्शनिकों ने निश्चित रूप से जनमानस को वहां के स्वरूप, वहां की दशा और क्रांति की दिशा को तय करने में मदद की। हेजल लिखता भी है कि अगर वह क्रांति का दार्शनिक जन्मदाता तो नहीं है, लेकिन उसका सूचक जरूर है, पूर्व सूचना जरूर दे रहा है। कैटेलबी और थॉमसन भी इस बात को मानते हैं कि वह क्रांति करवाने के लिए नेतृत्व तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसका संपूर्ण फ्रांस में प्रचार प्रसार कर रहा है। अतः हम यह कह सकते हैं कि वह पूर्व सूचक है, दार्शनिक क्रांति का पूर्व सूचक है, न कि जन्मदाता। उसका प्रचारक है, न कि नेतृत्व करता। इसलिए क्रांतिकारी परिस्थितियों के कारण फ्रांस में क्रांति हुई। एक और महत्वपूर्ण कारण जो हम तात्कालिक कारण की तरफ आपको आज फ्रांस की क्रांति के कारण को हम समाप्त करना चाहते हैं, और वह तात्कालिक कारण जो है उसको हम शॉर्ट में आपको बतला दें। तात्कालिक कारण निश्चित रूप से वही है जो 16वां का, ये 16वां का अपना है, उन अर्थशास्त्री सुधारवादी मंत्रियों को हटा देता है, और हटाने के बाद वह सदन बुलाता है और तीनों सदन की बैठक एक साथ करता है। तीनों सदन की बैठक जब एक साथ करता है तो उसमें बहुमत के आधार पर अब मनमाना कानून पास कराता है। और तीसरा सदन जो फ्रांस का है वह जनप्रतिनिधियों का सदन है। वहां सामान्य जनप्रतिनिधि उत्तेजना, आक्रोश और प्रतिक्रिया में है, और अपना कानून, मनमाना कानून पास कराने के लिए वह सैनिकों से गोली बरसा देता है, और तीसरे सदन में गोलीबारी हो जाती है, उत्तेजना हो जाता है। अब होता क्या है कि जैसे यह उत्तेजना हुई कि यहाँ जनमानस जो है बास्तिल का शास्त्रागार है, उस पर आक्रमण कर देता है और उस शास्त्रागार को लूट लेता है जनमानस, और यही क्रांति की शुरुआत होती है। यानी जनप्रतिनिधियों पर गोली चलाना एक कारण रहा तात्कालिक, वह उसकी पृष्ठभूमि रही, और मूल कारण रहा तात्कालिक कि बास्तिल का पतन हो गया, और वह पतन जन सामान्य के द्वारा, मध्यम वर्गीय लोगों के द्वारा, क्रांतिकारी लोगों के द्वारा किया गया। और इस साथ बास्तिल के पतन के साथ फ्रांस में क्रांति की लहर दौड़ जाती है, और बास्तिल का पतन हो जाता है, क्रांतिकारी लहर दौड़ जाती है,
और यह सच है कि क्रांतिकारियों में लुटेरे, उपद्रवकारी और लुफर भी शामिल हो गए हैं। संपूर्ण देश में लूटपाट मच गई है। सामंतवाद के अवशेष जहां कहीं भी मिले उन्हें नष्ट कर दिया गया। और सुबह की रोशनी में जब नूतन फ्रांस अंगड़ाई ले रहा है, समूचा सामंतवादी विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को समाप्त कर दिया गया, बास्तिल का पतन कर लिया गया, नूतन फ्रांस सुबह की रोशनी में अंगड़ाई लेता नजर आ रहा है। और सामंतवाद के कब्र पर मध्यम वर्ग के फूल खिल रहे हैं। सामंतों की उपयोगिता समाप्त हो गई है। या ऐसा इतिहासकार लिखते भी हैं कि ये जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अपने अधिकार को त्यागने में देरी कर दी। उसके पूर्व ही शस्त्रों से जनमानस ने फ्रांस के लोगों के वो तथाकथित चर्च, विशेषाधिकार प्राप्त लोग और निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध शस्त्र से अपने अधिकारों को छीन लिया और क्रांति हो गई। इस आग की लपटों में जब सामंतों का, विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों का, राजा का, सबका जब महल जल गया और उस रोशनी से समूचा फ्रांस नहला गया, तो एक नूतन फ्रांस सामने आता है और क्रांति हो जाती है। यही बास्तिल का पतन तात्कालिक कारण है और फ्रांस में क्रांति होती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।